कि ये जो संस्थान है रुड़की, आईआईटी रुड़की, ये केवल भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे पहला यानी अब तक का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। और उसके प्रमुख इस समय पर प्रोफेसर के पंत जी बैठे हैं। मैं उनको भी कहता हूं कि वे सौभाग्यशाली हैं कि भारत के सबसे बड़े क्या नाम है और पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज अब आईआईटी है, उसके वे आप प्रमुख हैं। और दूसरा, जिसके नाम से रोमांचित होता है सारा देश, शिक्षा और विश्वविद्यालय, ये नाम लिया तो जो एक सात्विकता, पवित्रता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, उसका प्रतीक है, ऐसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय जी, जिनका ये सारा वो रहा, सारे देश में जो श्रद्धा से नाम होगा तो पहला नाम शायद मदन मोहन मालवीय जी और बीएचयू का होगा। तो उसके प्रमुख हमारे प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, यहाँ के बेसिक प्रोफेसर हैं, उनको तो और भी बड़ी बधाई बनती है। तो इसलिए प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी जो यहाँ पर बैठे हैं, और तीसरे हमारे प्रोफेसर सोमनाथ जी, क्योंकि गीता संपूर्ण देश और सारी दुनिया का और ज्ञान का स्रोत है, और वहाँ से हैं। और फिर जो स्वदेशी शोध संस्थान है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी। ऐसे योग्यतम हमारे जम्मू हिमाचल के गवर्नर माननीय कश्मीरी लाल जी और बाकी सब जो इतने योग्यतम नेतृत्व आज सामने बैठा है, इनके अभिनंदन के लिए मैं चाहूँगा कि ज़रा एक बार खड़े होकर जोरदार ढंग से स्टैंडिंग ओवेशन में जो है एक बार क्लैपिंग करेंगे, जोरदार ढंग से, ज़रा जोरदार ढंग से क्लैपिंग जरा ऊंची चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। देश और समाज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगले 15-20 वर्षों में यानी 2047 तक भारत को एक समृद्ध और महान देश के नाते से खड़ा करना, उसमें आज की ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस एक निर्णायक बनेगी, एक मील का पत्थर बनेगी। विषय की प्रस्तावना जब सोमनाथ जी ने रखी थी तो आप में से शायद किसी को ध्यान में आया कि नहीं आया, ये शब्द में थोड़ा फर्क है। भारत सरकार वो बोल रही है विकसित भारत एट द ईयर 2047, ये शब्द अच्छा है, सामान्य व्यक्ति को समझ में आने वाला ये शब्द है। विकसित यानी विकासशील होना, विकास करना। किंतु यहां जो बैठे हैं, जो मंच पर बहुत बड़े विद्वान और शिक्षाविद बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है जरा इस विषय पर जरा ध्यान करिए, क्योंकि जो एक पश्चिमी दार्शनिक हुआ है वॉल्टेयर, उसने कहा है फर्स्ट डिफाइन योर टर्म्स देन टॉक विद मी। आप अपनी टर्म्स को जरा परिभाषित तो करिए, तब मेरे से बात करिए। जब हम कहते हैं विकसित भारत, इसका सामान्य अर्थ क्या है? मैं बता रहा हूं कि भाई सामान्य व्यक्तियों को यही समझ में आता था, इसलिए यह बोला गया होगा सरकार द्वारा, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखते हैं, राष्ट्रों के उत्थान और उसके हिसाब से देखते हैं, वास्तव में देखते हैं, तो विकसित यानी कौन है आज? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, या और कोई विकसित, या आजकल चाइना? तो क्या हम जब कहते हैं हमको विकसित होना है 2047 तक, तो क्या एक नया अमेरिका चाहते हैं, एक नया इटली, एक नया इंग्लैंड, जिनका सुसाइड रेट हाई है, जिनका डाइवोर्स रेट हाई है, जहां पर डिप्रेशन रेट सबसे हाईएस्ट चलते हैं, जहां पर कैंसर सबसे अधिक चलते हैं? ऐसी सोसाइटी जिसका मापदंड केवल पैसा और किसी भी तरीके से पैसा, और पैसे को और इंफ्रा के डेवलपमेंट को ही केवल विकसित समझ लेना और अपना नाम रखना डेवलप्ड नेशन, ये भारत की दृष्टि ही नहीं है।
दुनिया में आवश्यक तंतु क्या होता है, आपका पैराडाइम क्या है। ये मेरा चश्मा है, ये मेरा चश्मा उत्तर लेंस का अवतल लेंस का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये मेरा चश्मा ठीक नहीं है तो आप सब क्या हैं, मुझे धुंधलके नजर आते हैं। यहां मैं हरे रंग का लगा दूं, आप उसी रंग के हैं, मुझे हरे हरे नजर आते हैं। मैं काले रंग का लगा दूं, आप वही हैं, मुझे काले काले नजर आते हैं। इसलिए इस शब्द के पीछे जरा ध्यान करना, फिलॉसफी है वेस्ट की। ये विकसित शब्द ये मूलतः वेस्टर्न वर्ड है, ये भारतीय शब्द नहीं है, जिसका अर्थ है किसी भी तरीके से जीडीपी की वृद्धि करो, किसी भी तरीके से पैसा कमाओ, फिर चाहे किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के लाना पड़े रातों रात, किसी एक छोटे देश के ऊपर बम्बार्डमेंट करके आप अपनी उपलब्धि बताते हैं कि 15,000 बम मैंने गिरा दिए हैं 35 दिनों के अंदर ईरान में, जिसको आप कहते हैं कि मैंने ब्लॉकेड करके सारी दुनिया को परेशान कर दिया है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। आपकी ही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जो टैरिफ लगा रहे हो ये गलत है, आप अनकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए भी तैयार रहते हो। क्यों? सारी दुनिया के 200 देशों के ऊपर असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपकी कोर्ट भी जो सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक मानते हो, तब भी आप तैयार होते हो कि दुनिया से पैसा खींचना है, उसके लिए राष्ट्रों को अपमान करना है, राष्ट्राध्यक्षों को अपमान करना है। इस दृष्टिकोण से आया हुआ आपका पैसा, और उसको आप कहते हो विकसित देश। ये जो पश्चिमी दृष्टि है विकास की, ये दृष्टि ही समझो वास्तव में दृष्टिहीनता का प्रतीक है। भारतीय दृष्टि क्या कहती है? इसलिए स्वदेशी शोध संस्थान ने जब इस विषय पर काम करना शुरू किया 6 साल पहले कि विकसित भारत को हम लोगों ने कैसा करना, तब हमने इसके लिए इस वॉल्टेयर के शब्द को ध्यान में रखते हुए कहा कि विकसित भारत की जगह पर हम शब्द प्रयोग करेंगे समृद्ध और महान भारत। जब आप शब्द प्रयोग करते हैं समृद्धि, इसका मतलब क्या है? जो एथिकल मीन से कमाई जाने वाली अर्थव्यवस्था है, आर्थिक हो चाहिए लेकिन कानूनी भी चाहिए, एथिकल भी चाहिए, और सबको सुखी कर दे। इसलिए समृद्धि शब्द जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको भारतीय चिंतन आता है, विकसित जब आप प्रयोग करते हो तो वेस्टर्न दृष्टिकोण आता है। फिर भी कोई कसर ना रहे और केवल मनुष्य और राष्ट्र के जीवन में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमने सब कहा है समृद्ध और महान भारत। इसलिए हमने कहा कि भाई जीडीपी के मापदंड जो है ये वेस्ट का वो होगा, हमारे क्या होने चाहिए? तो हमने कहा हमारे मापदंड में अगर पहला हो डेमोग्राफी, जो अभी प्रोफेसर सोमनाथ जी ने बताए थे 8 वर्टिकल, उसका पहला बताया था वाइब्रेंट डेमोग्राफी, लेकिन दूसरा कहा फुल्ली एम्प्लॉयड भारत। आजकल बड़ी चर्चा चलती है, $4 ट्रिलियन के हो गए, आगे होंगे 10 ट्रिलियन, होना ही चाहिए, लेकिन भारत को सबसे पहले नंबर 1 क्या चाहिए? ये जो लड़का लड़की बैठा है यहां पर, रिप्रेजेंटेटिव है सारे देश के यूथ पावर का, सबसे पहले जीडीपी 4 ट्रिलियन की है या 10 ट्रिलियन की है, सबसे पहले चाहिए 100% हमारी युवा शक्ति रोजगार युक्त है कि नहीं है। जीडीपी $30 ट्रिलियन की भी रही और मेरा अगर 5% छोड़िए 1% युवा भी बेरोजगार है, तो ये जीडीपी $30 ट्रिलियन हमारे किसके काम के नहीं। मेरे को एक व्यक्ति कहने लगे, इकोनॉमिस्ट कहते हैं अपने आप को बड़े, कह लगे सर अमेरिका और वहाँ पर भी क्या नाम है 4% 3% बेरोजगार रहती है, अगर अपने यहाँ भी रही तो इसमें क्या है, अमेरिका में भी है। मैं कहा अच्छा, तो मतलब कि नहीं सर आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप रहने दें इसको, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मैंने कहा अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? कह लगे 3। मैं कहा आपको कोई कहे कि आपके 2 बच्चे रोजगार युक्त होंगे, तीसरा नहीं होगा, चलेगा ना? क्या है, 2 तो हो गए रोजगार युक्त, तीसरा चलेगा, आपको चलेगा? नहीं 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 वो अलग बात है। मैं कहा अलग बात कैसे है? आपके 3 बच्चे हैं तो 3 में से 2 रोजगार युक्त हैं,
एक बेरोजगार है, आपको नहीं चलता, तो भारत माता को उसके 37 करोड़ बच्चे हैं, 1 करोड़ बेरोजगार रह जाएं, ये कैसे चलेगा? इसलिए रोजगार कहां से लाएंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन पहली बात है, आपकी ये दृष्टि जरा ठीक चाहिए। ये वेस्ट कहता है कि 4% या 3% बेरोजगारी चलेगी, नो। इसलिए हमने जब नारा गढ़ना था, हमने कहा पूर्ण रोजगार युक्त, गरीबी मुक्त और समृद्धि युक्त भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है। वो जो अमिताभ बच्चन बोलते थे, एक भी बच्चा छूट गया, वो ऐड करते हुए ना वैक्सीन की ऐड करते हुए बोलते थे, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। हम भी कहते हैं, हमारा एक भी बच्चा बेरोजगार रह गया, हमारा इकोनॉमिक तंत्र टूट गया। इसलिए, और दूसरा, मैं यहां पर हमारे प्रोफेसर बैठे सामने, अपने विकास जी और द्विवेदी जी, इन दोनों को एक बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने एक कल्पना की है, राष्ट्रीय रोजगार नीति अधिनियम 2026, जिसका यहां पर उद्घाटन किया है। जोरदार जरा इन लोगों के नाम पे ताली बजा दीजिए भाई एक बार जरा। आप लोगों को आश्चर्य होगा, 78 साल से कोई भारत का इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें बेरोजगारी मुद्दा ना बनता हो। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, फलाना ठिकाना, सब करते रहते हैं। लेकिन हमने जब जाकर श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि रोजगार की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, तो दुनिया के आश्चर्य में से एक, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उसका उसने उत्तर दिया। हमारे से कोई पूछेगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, कम से कम भारत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भारत सरकार ने अभी तक रोजगार की कोई सटीक परिभाषा ही नहीं की है। आप इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपके पास तो सिंपल परिभाषा ही नहीं है कौन रोजगार युक्त है। और बाय डिफॉल्ट आपने देश को परिभाषा क्या पढ़ाई है रोजगार की, एक सरकारी नौकरी चाहे चपरासी की हो। क्या गलत पैराडाइम पढ़ाया, नौकरों का देश बनाकर। और नेता, मैं शब्द जरा कठोर नहीं बोलता हूं, इलेक्शनों में बोलते हैं मैं 5 लाख नौकरियां दे दूंगा, 10 लाख नौकरियां दे दूंगा। यानी आप क्या बोल रहे हो, कोई जिम्मेवारी से देखो भाई। आप नौकरों का देश बनाकर अपने आप को वोट लेना चाहते हो। आप कहिए मैं भारत के, मैं बिहार के, यूपी के, वटेवर जो जहां का आप नेता हैं, मैं एक एक लड़के और एक एक लड़की को उद्यमी बना दूंगा, एंटरप्रेन्योर बना दूंगा, तब तो बात माने। यह देश उद्यमियों का देश रहा है। यह भारत अगर $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो नौकरों के बल पर नहीं हो सकता, उद्यमियों, एंटरप्रेन्योरशिप के बल पर हो सकता है, स्वरोजगार के बल पर हो सकता है। आजकल जो चल रहे हैं हमारे स्टार्टअप, इनके हिसाब से हो सकता है, इनोवेशन के हिसाब से हो सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब, लेकिन जब रोजगार की परिभाषा होती है उसमें जॉब जो है यह सबसे निचला स्टेप है। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट ये कभी नहीं होता। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो मोदी जी भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं बीच बीच में, वी शुड नॉट बी जॉब सीकर, वी शुड बी जॉब प्रोवाइडर। ये जॉब प्रोवाइडर कौन है, ये उद्यमी है, ये एंटरप्रेन्योर है। ये जो राष्ट्रीय रोजगार नीति अधिनियम 2026, इसमें विश्लेषण किया है कि देश में रोजगार कहां से आता है। भाई नौकरियां तो 11-12% से ऊपर है ही नहीं, तो बाकी 88% लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए एक बेसिक पैराडाइम है, जरा समय की सीमा रहेगी, इसलिए मैं रोजगार से ऊपर के एक आजकल के एक आवश्यक शब्द पर उस पर भी चल रहा हूं। ये जीडीपी है, रोजगार की परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए शब्द भी जो है जीडीपी की बजाय क्यूडीपी होना चाहिए। आप कहेंगे क्यूडीपी क्या हो गया। आप जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जब आप जीडीपी कहते हैं तो आपको नंबर चाहिए पैसे का, डॉलर का। ये कहीं से आए, नैतिक अनैतिक, जैसे मैंने कहा
कि किसी देश के राष्ट्रपति को मारकर या जनता को मारकर भी आए। नो, हमारे को चाहिए क्यूडीपी, क्वालिटी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, क्वालिटी वाला चाहिए। इसके मापदंड क्या होंगे जरा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, तो इसको जरा ध्यान करिए, क्योंकि नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। आजकल एनवीडिया है, 4 ट्रिलियन से ऊपर की एक कंपनी है। जीडीपी इसके कारण से कैसा होता है, दुनिया के 204 देशों में से 200 देशों की जीडीपी 4 ट्रिलियन से नीचे है। एनवीडिया एक कंपनी की क्या नाम है जो जीडीपी या उसका वैल्यूएशन है वो लगभग $5 ट्रिलियन है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का जिसके नीचे का अंतिम व्यक्ति, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, हमारी योजनाओं का परिणाम, हमारी सफलताओं का मापदंड वह व्यक्ति होना चाहिए जो विकास की सीढ़ी के अंतिम पायदान पर खड़ा है, ना कि आपकी 10 कंपनियां या 20 कंपनियों का क्या नाम है वैल्यूएशन क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रेट क्या हो गया। इसलिए भारतीय दृष्टि में जो हमारे को अपने मानदंड रखने होंगे, इस पर भी जरा हमारे को जरा काम करना होगा। तो ये भी एक ध्यान करने, एक वर्तमान की आवश्यकता या वर्तमान का विषय जोड़कर मैं जरा विषय पूर्ण करूंगा। वो है ऊर्जा का एक बड़ा संकट है। थोड़ा ईरान और ये जो अमेरिका में युद्ध चल रहा है और वो हॉर्मुज जलडमरू में, उसके कारण से जरा फोकस हो गया है। भारत की ऊर्जा के बारे में मैं यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ बहुत टॉप रिसर्चर बैठे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ। प्रोफेसर चतुर्वेदी बैठे हैं, प्रोफेसर पंत बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं, क्योंकि ऊर्जा का ये ईरान ये इस संकट से हल नहीं है। हमारा जो टोटल इंपोर्ट बिल है, आयात निर्यात जो होता है, उसका 27% हमारी इंपोर्ट बास्केट में केवल डीजल, पेट्रोल और गैस है। आप देखिए गत वर्ष का हमारा टोटल इंपोर्ट है लगभग $680 बिलियन के आसपास, और केवल हमारा गैस, तेल और इसका कोयला, गैस और तेल, क्रूड ऑयल वगैरह मिला के इनका है लगभग $190 अरब का। 27% हमारी जो इंपोर्ट बास्केट है उसमें एनर्जी, तेल ये है। और दूसरा आंकड़ा इसका ऐसा है कि भारत का टोटल ट्रेड डेफिसिट है इस समय पर $330 अरब के आसपास का व्यापार घाटा। उसमें से 180-90 बिलियन डॉलर तो इसके कारण से हो रहा है, यानी 60% का हमारा व्यापार घाटा केवल एनर्जी सेक्टर में से है। इसलिए अगर भारत को 2047 से पहले आत्मनिर्भर बनाना है तो जिस वर्टिकल पर सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है वो है ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता चाहिए भारत को। मैं कहता हूं ईरान अमेरिका युद्ध ना भी हुआ होता तब भी हम कैसा देश हैं, अरे अपना व्यापार घाटा कोई इतना करता है क्या, 60%। और जब आप डिटेल और उसकी रिसर्च करेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मूर्खता। देश की जरूरत नहीं, मूर्खता। अब मैं डिटेल इसलिए नहीं कर सकता हूं कि जरा मैं पूरा करके अब निकल रहा हूं, लेकिन मेरा प्रार्थना है यहां जितने रिसर्चर बैठे हैं, सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं, वो हैं, भारत को आत्मनिर्भरता भारत बनाना है तो सबसे बड़ा सेक्टर जिसमें काम करना है वो है एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी सेक्टर में भी पैराडाइम जरा ठीक रखिएगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले 15-20 दिनों में जब बातचीत की, सारे कैसे बिजली और पैदा की जाए, कोयला और कहाँ से लिया जाए, कैसे अपने माइंस की जाए, इस पर आते हैं। मैंने कहा कि अपनी इसकी ऊर्जा की खपत, ये कितनी हम वेस्ट खपत कर रहे हैं, इसका भी जरा रिसर्च निकालो। एक जनरल सा वो करता हूं, उसका मैं अभी वो रिसर्च आंकड़ा नहीं देता हूं। आजकल एक बड़ा ट्रेंड है, आप लोग भी देखते होंगे, मैं तो जाता हूं घर में, परेशान होता हूं, देखता हूं कई घरों में गर्मी के दिन हैं, मई और जून का महीना है। मैं इसलिए बता रहा हूं
कि भारत के पर्यावरण और भारत की ऊर्जा का सबसे बड़ा जो खपत कर रहा है इस समय पर वो है एसी सिस्टम। घर में, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, कौन सी ऐसी जगह जहां एसी ना हो? और ये एसी सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता है। और ऊर्जा कहीं आवश्यक हो तो चलो किया जाए, ऑपरेशन थिएटर है वहां किया जाए। घर में मई जून का महीना, आप लोगों को जरा ध्यान करो, आपके घरों में होता है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मई जून की तेज गर्मी पड़ रही है, उसमें हम एसी चलाते हैं और एसी चलाते हैं 16 पर और रात को रजाई ओढ़ते हैं मई और जून के महीने में, क्योंकि 16 ठंडा ऐसा होता है, उस ठंड से बचने के लिए रजाई ओढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहां एक कर ही लूं, जो मैं कह रहा हूं एम आई राइट? जिनको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गप नहीं है ये, ऊंचा जरा हाथ खड़ा करो। लड़के तुम जरा ज्यादा करते हो, लड़कियां ये जरा तुम जरूर हाथ खड़ा करो। ये देखो, इसलिए प्रोफेसर साहब आप रिसर्च करके भारत सरकार को रिकमेंडेशन दीजिए कि एसी जो भारत ये फैक्ट्रियों को आदेश दे कि 20 डिग्री, अभी 16 डिग्री तक है, अगर 4 डिग्री, हाँ यस, हाँ ध्यान आ गया मेरे को, यही होना था। तो ये जो एसी को अगर हम 16 डिग्री की बजाय 20 डिग्री पर कर दें तो भारत का 2.3% एनर्जी बच सकती है केवल इतना करने से। और 20 डिग्री टेम्परेचर में आदमी बहुत अच्छी ठंडक से कर सकता है। आपका पैराडाइम ठीक रहा तो आप एक छोटी सी उसके कारण से देश को आप बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल और घाटा बचा सकते हैं। थोड़ा उसको रिसर्च और वो करके उसको देखिए क्या क्या हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे हो सकता है, जरा देखिए। कुल मिलाकर हम सब लोगों को इन 3 दिनों में जिन बाकी के 8 वर्टिकल्स पर चर्चा करनी होगी, उससे जुड़े हुए रोजगार है या अनडिफिटेबल डिफेंस स्ट्रक्चर है या एथिकल वैल्यूज हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हमारे 8 वर्टिकल्स हैं। इसलिए 26 शाम तक हम यहाँ रहकर ऐसे योग्य रिसर्चर, ऐसे योग्य विद्वानों के पास रहकर इन सब विषयों पर गहन चिंतन मंथन करें। यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भी मैं समझता हूँ कि अपना खर्चा करके, और इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और हमारे आग्रह पर इतने बड़े बड़े विद्वान, मिनिस्टर, राज्यपाल महोदय अपना समय निकाल कर आए हैं, तो हम सब लोग मिलकर इन 3 दिन की इस स्वदेशी शोध संस्थान और IIT रुड़की की इस 3 दिवसीय गंगा में पूरी तरह से डुबकी लगाएं। 26 तारीख के बाद गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तभी हम भारत को समृद्ध और महान बना पाएंगे। इस समय इतना पर्याप्त।